ओके चलो अभी न्यू टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉमन टॉपिक है बिटवीन बीवीएम एंड सीएफआर, दोनों का कॉमन है, ये दोनों में है। बेसिकली दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहला आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला पार्ट, बाद में आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और एग्जाम में जो सम्स आते हैं वो तीन अलग अलग वेराइटी के आते हैं। या तो आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर, या तो आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर, या तो आएगा कंबाइंड सम जहाँ पे गुडविल और शेयर्स दोनों रहे। ठीक है, तो ऐसे तीन वेराइटीज के सम एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम लोग कवर करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, ये पार्ट थोड़ा सा कवर हुआ था पार्टनरशिप अकाउंट्स पे इंटर में, एफए। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा डिटेल में कवर करना है। सॉरी, थोड़ा ज्यादा डिटेल में कवर करना है। तो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड नंबर 1 वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, बेसिकली तीन मेथड्स है। और जो सुपर प्रॉफिट है उसी कोई अगर थोड़ा सा वेरिएशंस किया तो कुछ और छोटे छोटे मेथड्स बनते हैं, लेकिन मेनली ये तीन मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग दो स्टेप यहाँ पे फॉलो करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर 1 आता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years आर year profit suppose year 2019 और 18। सपोज प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 18,000, 15,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दोनों को दिया हुआ है। दोनों को बोला है कि गुडविल is to be valued at suppose 2 years purchase of average profit of last 3 years। गुडविल को वैल्यू करना है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year के बेस पे। ठीक है, तो पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो टोटल प्रॉफिट है वो आएगा 15,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स। 3 साल है, इसके लिए डिवाइड बाय 3। एवरेज निकालने के लिए सिंपल एवरेज निकालना है। कितना आएगा बताओ? 15,000। ये अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया। into 2। स्टेप नंबर 2 वो आएगा गुडविल, वो आएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस सम बताएगा, यहाँ पे बोला है 2 इयर्स परचेस, तो गुडविल का वैल्यू आएगा 30,000। समझ में आया सभी को? यस सर। क्लियर है? लिखने का काम बहुत सारा है, तो जब भी मैं बोलूंगा कि अभी मत लिखो, मैं पहले कंप्लीट करता हूँ बाद में लिखना, तब भी तुम लोग रुकना, बाकी साथ में लिखते जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अभी यही प्रॉफिट को मैं थोड़ा सा शफल करता हूँ, एग्जाम्पल 2 लेता हूँ। $15,000 को यहाँ पे दे लेता हूँ 18 के जगह पे, और 18 के जगह पे 15 लेता हूँ। सेम टोटल प्रॉफिट आ रहा है 45,000, कोई चेंज नहीं, लेकिन प्रॉफिट को मैंने शफल किया। अब क्या फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पे 15 यहाँ पे 18 हो तो? ठीक है, लेकिन यस, वेटेड एवरेज सिस्टम ऐसा है कि अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर, कंटिन्यूसली इंक्रीज है, ऐसा नहीं कि एक साल में इंक्रीज हुआ बाद में वापस डिक्रीज हुआ वापस इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं। अगर एक इंक्रीज इन ट्रेंड देखने को मिल रहा है या डिक्रीज इन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट कम हो रहा है या प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे केस पे तुम लोग को सिंपल एवरेज, ये जो हमने लिया ये सिंपल एवरेज था, टोटल डिवाइड बाय 3, ये सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज की जगह पे वेटेड एवरेज दोनों को एडवाइस किया जाता है, ठीक है। वेटेड एवरेज क्यों एडवाइस करते हैं, ये सबका लॉजिक मैं बाद में बताने वाला हूँ, तो अभी सिर्फ वर्किंग देख लो, बाद में उसका लॉजिक वगैरह अपन क्लियर करेंगे। तो अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तो सिंपल एवरेज एडवाइजेबल नहीं रहता है, वेटेड एवरेज एडवाइजेबल रहता है। बेसिकली वेट्स क्या लेना है, यहाँ पे उनको वेट असाइन करना पड़ता है, तो वेट्स आता है इफ अगर वो सबने दिया हुआ है तो उनको वही यूज करना है, ठीक है। अगर सब में वेट्स नहीं दिया है तो वो केस पे दोनों को नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वेट लेना है। रूल ये है वेट असाइन करने के लिए कि जो सबसे पुराना साल रहेगा उसको सबसे कम वेट आना चाहिए, जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट आना चाहिए। तो अगर दोनों वेट यहाँ पे लोगे 20 के लिए 1, 19 के लिए 2, 18 के लिए 3, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 20 के लिए 1 वेट गया और 18 के लिए 3 वेट गया। वेट ज्यादा वेट आना चाहिए करंट ईयर को, तो तुम लोग वेट्स यहाँ से देना स्टार्ट करोगे 2018 से। 18 को दोगे वेट 1, इसको 2, इसको 3, तो 19 को 3 का वेट गया। अब वेट से क्या इफेक्ट होता है, मैंने प्रॉफिट जानबूझ के सेम रखा है,
कि वही सेम अमाउंट है 12, 15, 18, सिर्फ शफल किया है। तो सिंपल एवरेज आ रहा था 15, लेकिन जब हम वेट लेते हैं तो क्या होता है ये अपन देखते हैं यहाँ पे। वेट, जैसे मैंने बोला कि सबसे पुराने साल को 1 वेट और जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको हाईएस्ट यानी कि 3 वेट्स। यहाँ पे 3 साल इसके लिए 1 2 3 आया, 5 साल का तो 1 2 3 4 5 लाइन से हम लोग को देते जाने वेट्स। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट दोनों को मिलेगा प्रोडक्ट। तो 18,000 इंटू 3 54, 15,000 इंटू 2 30,000, 12,000 इंटू 1 12,000। अब मैं टोटल लूंगा, मुझे टोटल वेट्स का चाहिए और प्रोडक्ट्स का चाहिए। वेट्स का टोटल आ रहा है 3 + 2 5 + 1 6 और टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 54 + 30 + 12 कितना होगा 96,000। अभी मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। प्रोडक्ट है 96,000, वेट है 6, कितना होगा 16,000। 16,000। पहले सिंपल एवरेज निकाला तो 15,000 था फॉर द सेम प्रॉफिट, लेकिन जब तुम लोग ने वेट असाइन किया वो 15 की जगह पे 16 हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे, जो आएगा गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 16,000, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है 2। ठीक है, तो 32,000 ये आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। समझा सभी को? यस सर। अब ये वेटेड एवरेज क्यों लेना है उसका थोड़ा लॉजिक क्लियर करने को ट्राई करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो पहले 12,000 था, बाद में 15,000 हुआ, बाद में 18,000 हुआ, तो ऑब्वियसली आगे का जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2021 आएगा तो वो 18 से बढ़ के 20 22 वगैरह कुछ होना चाहिए। बाद में 2022 आएगा ईयर, ठीक है, तभी प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो अगर प्रॉफिट का इंक्रीज इन ट्रेंड है तो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में भी ये प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग गुडविल का वैल्यू बेस्ड ऑन प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग है तो गुडविल का वैल्यू भी इंक्रीजिंग आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जब हम लोग सिंपल एवरेज लेते हैं तो प्रॉफिट आता है 15,000, लेकिन वही जब हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं तो वो आता है 16,000। और 16,000 2 इयर्स का प्रॉफिट अगर हम लोग को गुडविल के वैल्यू के लिए यूज करना है तो उनका गुडविल का वैल्यू आएगा 32। सिंपल लॉजिक है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है कंटिन्यूसली तो बिजनेस ग्रोइंग है, उसको गुडविल भी ज्यादा आना चाहिए। अगर प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज नहीं बता रहा है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो ऑब्वियसली गुडविल का वैल्यू भी कम आएगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी नहीं है तो उसका गुडविल भी कम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो जो कंपनी का कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है उसका गुडविल ज्यादा आता है। वैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर अपन ले कि मैंने सपोज 2020 में 12,000 लिया, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 18, और अगर तुम लोग वेटेड एवरेज निकालोगे ना तो वो 15,000 से कम आएगा। यानी कि जस्ट ये वाला टेबल ही मैं कॉपी करता हूँ। सपोज यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20, यानी कि पहले 18,000 था, 15,000 हुआ, 12,000 हुआ, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहला मुझे बताओ 2018 के लिए वेट क्या रखूं मैं? 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 18,000 इंटू 1 18, 15 इंटू 2 30,
और 12 इंटू 3 36, टोटल कितना होगा? 84। 84। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर निकालूं मैं तो 84,000 डिवाइड बाय 6 14,000। 14,000। और गुडविल वो आएगा 28। 14,000 इंटू 2 20। देखो प्रॉफिट अगर कम है तो गुडविल का वैल्यू भी कम आता है। ये वेटेड का प्रॉपर एक यूज है कि जहाँ पे बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से वो गुडविल के वैल्यू को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ग्रोइंग कंपनी के लिए गुडविल ज्यादा रहता है, ठीक है, और डाउन टर्न कंपनीज के लिए गुडविल कम देता है। समझा क्या एवरीवन? जिस ईयर में प्रॉफिट ज्यादा है उसका वेट ज्यादा जाना चाहिए ना सर? करंट ईयर तो यहाँ में पे प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। ओके चलो ये कंप्लीट कर लो। ओके अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एफएमपी। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कुछ लोग इसे फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट करके बोलते हैं, तो एफएमपी या एफएमएपी, जनरली हम लोग एफएमपी करके वर्ड यूज करेंगे। अब ये सडनली नया पॉइंट कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट को बेस बना रहे 18,000, 15,000, 12,000 वगैरह, ये प्रॉफिट कौन सा रहना चाहिए? तो जनरली जो पीएनएल अकाउंट में लोगों को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट के बेस पे हम लोग ये वर्किंग करते हैं। पीएनएल में जो प्रॉफिट रहता है उसको तो एन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जब भी गुडविल वैल्यू करना है तो हम लोग को प्रॉफिट कौन सा चाहिए? तो फर्स्ट थिंग ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर ऑफ बिजनेस रहना चाहिए। अगर सपोज अमालगमेशन वगैरह हो रहा है, बिजनेस टेक ओवर वगैरह हो रहा है और सामने वाला कंपनी बोल रहा है कि हम लोग को गुडविल भी पे करो, ठीक है, तो तभी हम लोग हमारा बिजनेस आपको बेचेंगे। तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल कैलकुलेट करना है कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एफएमपी का पहला पॉइंट ये रहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता। सेकेंड पॉइंट नाम ही है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम लोग जो प्रॉफिट ले रहे हो पास्ट ईयर्स का ले रहे हैं, तो यही प्रॉफिट फ्यूचर में भी होगा क्या? तो आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आएंगे हमारा प्रॉफिट अप एंड डाउन होगा। तो हम लोग को एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो हम लोग अगर किसी और का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बायर को मिलेगा इन फ्यूचर ईयर्स। वो प्रॉफिट को बेस बना के हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए कंसेप्ट डेवलप हुआ एफएमपी। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर किया। फ्यूचर ग्रुप यानी कि बिग बाजार वाला जो ग्रुप है वो बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया। अभी बिग बाजार एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पे काफी ग्रोइंग था, ट्रिमेंडसली प्रॉफिट वगैरह हो रहा था, काफी अच्छा क्राउड था वहां पे, ठीक है। डीमार्ट वगैरह आने के बाद और ऑनलाइन शॉपिंग आने के बाद ये जो बिग बाजार वगैरह है वो स्ट्रगल करने लगे। इवन बिग बाजार में एक ऐसा भी टाइम था कि जैसे 26 जनवरी वगैरह आएगा और सेल रहेगा तो 1-2 किलोमीटर लंबा लाइन लगता था, ठीक है। लेकिन अभी इतने सारे सेल आते रहते पूरे साल में, फ्लिपकार्ट निकालेगा, अमेजोन निकालेगा, डीमार्ट का तो कंटिन्यू चालू ही रहता है। ये ग्रोफर्स से लेके जो भी ऑनलाइन स्टोर्स है ये सब लोग कुछ ना कुछ सेल निकालते रहते हैं। तो वह घर बैठ के ही सब कुछ मिल रहा है तो फिर वहाँ पे स्टोर में कौन जाएगा, ठीक है। तो ये बिग बाजार अभी स्ट्रगल कर रहा है और इसके लिए रिलायंस ने बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया। वैसे भी रिलायंस अभी रिटेल ऑनलाइन स्टोर में एंटर हो चुका है, रिलायंस जियो मार्ट के थ्रू।
तो जियो मार्ट को ये बिग बाजार का जो बेस है वो काफी यूजफुल होगा, इसके लिए वो लोग ने वो टेक ओवर किया। वे बिग बाजार को टेक ओवर करने के बाद में जियो ऑब्वियसली यानी कि ये रिलायंस ऑब्वियसली वो बिजनेस को अपने स्टाइल से रन करेगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट बिग बाजार को हो रहा था वही सेम प्रॉफिट रिलायंस को होगा, ये गारंटेड नहीं है। तो इसके लिए रिलायंस क्या करेगा कि वो प्रॉफिट को अपने वे से कैलकुलेट करेगा कि बिग बाजार को टेक ओवर करने के बाद हम लोग को क्या प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और वो प्रॉफिट को ना बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये बायर यानी कि रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, बिग बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है कि बिग बाजार ने अपने पीएनएल अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम्स लिखे रहेगा जो मे बी पॉसिबल कि रिलायंस के लिए काम के नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज बिग बाजार के पास कुछ इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड का इनकम वो लोग को मिलता था जो उन्होंने पीएनएल में क्रिएट किया था। अभी अगर डिविडेंड को पीएनएल में क्रिएट करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा और ये लोग बोल रहे कि उसके ऊपर हम लोग को गुडविल पे करो, तो रिलायंस बोलेगा पागल है क्या, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग भी कर सकते हैं, उसके लिए गुडविल क्यों पे करे? हम लोग गुडविल तेरे बिजनेस के लिए पे करे, तेरे बिजनेस के प्रॉफिट के लिए पे करे। डिविडेंड का इनकम वो तेरा बिजनेस का इनकम नहीं है, वो तेरा इन्वेस्टमेंट इनकम है। अगर वो इनकम हम लोग को कमाना है तो बिग बाजार को खरीदने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलायंस बिग बाजार के पीएनएल अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम्स रह गए जो रिलायंस बोलेगा कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या फिर ये नॉन रिकरिंग वगैरह है, इसको पीएनएल से निकालो, प्रॉफिट नया फाइंड करो, ठीक है। और वो प्रॉफिट को हम लोग गुडविल के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करना है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना है वो हम लोग यहाँ पे एफएमपी के पॉइंट में सीख रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली? Yes, sir. ओके, चलो तो कंसेप्ट ऑफ एफएमपी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो वर्किंग में बता रहा हूँ ये तुम लोग को हर साल के लिए करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2018, 19 और 20 3 साल का प्रॉफिट दिया तो तुम लोग 3 कॉलम डालोगे, 18, 19, 20 और तीनों साल के लिए वर्किंग करोगे। अगर प्रॉफिट 5 साल का दिया रहेगा तो 5 कॉलम डालना पड़ेगा, प्रॉफिट 1 ही साल का दिया तो 1 ही कॉलम डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट वो एक फॉर्मेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसके लिए 1 ही कॉलम डाल रहा हूँ। बाकी जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा हर ईयर के लिए एफएमपी सेपरेटली कैलकुलेट करना है, कॉलमनर यहाँ पे टेबल बनाना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएनएल अकाउंट के हिसाब से हमने लिया। एडजस्टमेंट के लिए कुछ एक्सपेंसेस ऐड करना है, रिमूव करना है, इनकम को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए तुम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगेगा। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले इस पे टैक्स को ऐड बैक कर लोगे तो तुम लोग को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें ना एक एडजस्टमेंट आता है। एडजस्टमेंट ये टाइप से आता है कि सपोज तुम लोग को बोला है फर्स्ट वन कि टैक्स रेट टिल करंट ईयर was 40%. Effective tax rate from next year onwards will be suppose 30%. तो लोग को एडजस्टमेंट में 2 अलग अलग टैक्स दिया। तो लोग बोले कि टैक्स रेट टिल करंट ईयर वाज 40% और फ्यूचर में वो टैक्स रेट 30% होने वाला है। जैसे सरचार्ज वगैरह गवर्नमेंट ने निकाल दिया, कुछ कंसेशन वगैरह दे दिया, ठीक है। कुछ रीजन है, टैक्स फ्यूचर में 30% रहेगा और करंट ईयर तक जो टैक्स एक्चुअली हमने पे किया वो 40% के हिसाब से पे किया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया उसको अगर बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करना है तो लोग 40% यूज करे या 30%, क्या बोलते हो? 40 40 40 कंसेप्ट ऑफ एफएमपी 40%, 30%।
40%. 30 आएगा ना सर? 40। हाँ, अभी तो 40 करना पड़ेगा, बाद में 30, बराबर क्योंकि ये तो पुराना है ना। बराबर। तो टैक्स जो हम लोग ऐड करेंगे ये प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर है, ठीक है। करंट ईयर में टैक्स था 40%, तो हम लोग जो एक्चुअल टैक्स है वही लेंगे, 40% ही लेंगे, ठीक है। हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे काफी बच्चे लोग थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। अगर सपोज तुम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है 600 रुपीज, ठीक है, और तुम लोग को बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करना है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ये 40% और 600 लेते हैं, यानी कि 240, नहीं नहीं, ठीक ऐसा है, नहीं करने तो का होता है, है 840। तो बच्चे 100 लोग का पे यहाँ लेके पे जाना। ही बराबर, बच्चे लोग यहाँ पे ही गड़बड़ करते हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 रुपीज रहेगा तो उस पर टैक्स रेट आएगा 40 रुपीज का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 60 रुपीज। 60 वो 600 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 कितना और 100 कितना, ठीक है, तो ये आएगा 400 1000। और ये आएगा 1000। समझा क्या एवरीवन? तो टैक्स रेट जो है वो बिफोर टैक्स पे अप्लाई होना चाहिए। अगर तुम लोग 600 पे अप्लाई कर रहे हो तो वो आफ्टर टैक्स के ऊपर वापस टैक्स कैलकुलेट करो, वो रॉन्ग है। बिफोर टैक्स जो भी अमाउंट रहेगा जो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो वो 100 एज्यूम करो, उस पर 40% टैक्स रेट, तो आफ्टर टैक्स आना चाहिए 60, 60 वो 600 है, तो 40 कितना 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया एवरीवन? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग को मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। जो पीएनएल अकाउंट है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पीएनएल अकाउंट में क्या क्या डेबिट हुआ है, क्या क्या क्रेडिट हुआ है। तो पहले डेबिट साइड को कवर करते हैं, बाद में क्रेडिट साइड पे जाते हैं। अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में कोई एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है, एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस है जो पीएनएल में डेबिट हुआ है, तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव क्यों करना है? वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल यानी कि वो वन टाइम है। एडलेस में चेंज करता हूँ, रुको, वो मैं बनाता हूँ एडलेस का रूल वगैरह। तो एबनॉर्मल, हाँ, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस ये बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे आइटम्स है पीएनएल अकाउंट में कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, वो एबनॉर्मल आइटम्स है, वन टाइम कॉस्ट है, जो एवरी ईयर नहीं आएगा, रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज लॉस बाय फायर अगर है, ठीक है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट वगैरह कुछ है, ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को ना बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम्स। तो अगर ऐसे आइटम पीएनएल में ऑलरेडी है, सपोज 2017, 18, 19, 20 को, तो एक साल में कुछ लॉस बाय फायर वगैरह ऑकर हुआ था, और वो रीजन से अगर हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, तो वो जेन्युइन रीजन नहीं है फॉर डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर वो लॉस नहीं होता तो उनका प्रॉफिट ज्यादा आता, अगर प्रॉफिट ज्यादा आता तो गुडविल भी ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स जो पास्ट में थे, ठीक है, लेकिन वो एबनॉर्मल नेचर के थे, उसका बिजनेस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, वैसे एक्सपेंसेस और लॉसेस को दोनों पीएनएल से रिमूव करो, ठीक है। एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह। अब अगर एक्सपेंसेस को पीएनएल से निकालोगे तो मुझे बताओ, एक्सपेंसेस को रिमूव किया तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा। इसको तुम लोग ऐड करोगे। बायर के लिए नुकसान है, अच्छा। ये सिंपल, प्रॉफिट पे वो आइटम ऑलरेडी पीएल में डेबिट है, अगर वो लाइन को निकाल दिया, वो एक्सपेंस को निकाल दिया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? वो प्रॉफिट बायर का है या सेलर का है, दोनों के लिए सेम रूल ही अप्लाई होगा। कोई भी अगर एक्सपेंस को पीएनएल से निकालते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो गुडविल बढ़ रहा है तो बाहर को लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं सोचने का, ठीक है। सिंपल, पीएनएल में वो एक्सपेंसेस है, टू लॉस बाय फायर करके है, वो टू लॉस बाय फायर को अगर पीएनएल से निकाल दिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दोनों का ऐड करेगा। आ समझ में एवरीवन? यस। वैसे ही सेम वे
नॉन ऑपरेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन ऑपरेटिंग एक्चुअली एब्नॉर्मल आइटम बाय डिफॉल्ट नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग यानी कि बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सपेंस बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है तो वो दोनों क्या पे निकाल दोगे। अगर वो कोई भी एक्सपेंस जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है लेकिन वो रिकरिंग नहीं है तो वो भी दोनों निकालोगे। में नॉन ऑपरेटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एब्नॉर्मल आइटम में वो कवर हो जाता है। तो नॉन रिकरिंग आइटम में कवर करता हूँ। अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा है कि जो नॉन रिकरिंग है, पीएल में डेबिट हुआ है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मैटर नहीं करता। अगर वो वन टाइम एक्सपेंस था, बार बार नहीं आएगा, हर साल नहीं आएगा, तो वैसे आइटम्स को बोलते हैं नॉन रिकरिंग। हम लोग को उसको निकालना है, रिमूव करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। हेवी बैड डेट्स ड्यू टू वॉर वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया, सपोज ये गुड्स एक्सपोर्ट हुआ यूएस में, ठीक है, और यूएस और चाइना का वॉर स्टार्ट हो गया सपोज, ठीक है, या फिर वहाँ पे जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का भी केस चल रहा है कि सिविल वॉर वगैरह स्टार्ट हो गए वहाँ पे, ठीक है। और उस पर अगर सपोज अपना जो बायर था उसका डेथ हो गया या फिर वो बिजनेस बंद हो गया कोई भी रीजन से, ठीक है, और वो अपना पैसा पे नहीं कर रहा है, वो बैड डेट्स क्रिएट हुआ, तो वो बैड डेट्स इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, वो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। बैड डेट्स को ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे काउंट करते हैं। अगर तुमको को बिजनेस को एक्सपांड करना है तो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी देना पड़ेगा, तभी नए कस्टमर ऐड होंगे। तो वन ऑफ द फैसिलिटीज फाइनेंसिंग द कस्टमर। कैसे फाइनेंस करोगे? वो लोगों को क्रेडिट देके, ठीक है। तो अगर तूने क्रेडिट दिया अपने कस्टमर को तो लोग ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट क्या है? वो लोग ये पॉइंट पे काम कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं सिंपल, कि अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को वो लोग बार बार इंड्यूस करते हैं कि तुम क्रेडिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो, ठीक है। अलग अलग स्कीम लेके आएंगे, डिस्काउंट ऑफर लेके आएंगे, वो रिडम्पशन पॉइंट वगैरह लेके आएंगे, अलग अलग स्कीम वो लोग लेके आते हैं ताकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अभी अगर सपोज 10 कस्टमर में से 2 कस्टमर ने 20-30 हजार का एक साथ खरीद लिया, ठीक है, और उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, और क्रेडिट कार्ड में जो इंस्टॉलमेंट दिया जाता है वो 2% पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। 2% पर मंथ यानी कि 24% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। इतना तो बिजनेस लोन में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ ये मैच हो गया, फिर उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर वो लोग को बिजनेस को एक्सपांड करना है तो लोग को कस्टमर को इंड्यूस करना पड़ेगा, क्रेडिट लो, क्रेडिट लो, क्रेडिट लो। अगर हम लोग अपने कस्टमर को क्रेडिट दे रहे तो वो बैड डेट्स होने का चांसेस होगा ही, ठीक है। तो जो बैड डेट्स हो रहा है दैट इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज अ कॉस्ट दैट यू आर इंकरिंग फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस, ठीक है। तो वो काफी बार सेलिंग एक्सपेंस में भी वो लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो बैड डेट्स होना ये ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर बैड डेट्स हुआ ये ऐसे कोई रीजन से कि जहाँ पे यूएस पे वॉर हो गया, अपना जो कस्टमर था उसका डेथ हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसका बिजनेस बैन हो गया वहां पे, ठीक है, और अपना बैड डेट्स हुआ, तो वो केस पे वो जो बैड डेट्स है वो नॉन रिकरिंग है। इवन तो वो ऑपरेटिंग है लेकिन वो नॉन रिकरिंग है। उसको तो लोग एबनॉर्मल बैड डेट्स करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर एबनॉर्मल एक्सपेंस नॉन रिकरिंग ही रहता है। लॉस बाय फायर, तुम लोग हर साल आग लगा रहे हो क्या? फायर हर साल कैसे होते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल आइटम बाय डिफॉल्ट रिकरिंग ही रहता है, नॉन रिकरिंग ही रहता है। लेकिन हर नॉन रिकरिंग आइटम एबनॉर्मल रहेगा ये गारंटीड नहीं। बैड डेट्स वो ऑपरेटिंग है, नॉर्मल है, लेकिन वो नॉन रिकरिंग है, ये एग्जाम्पल में, ठीक है। तो वो तुम लोग यहाँ पे रिमूव करोगे, वो नॉन रिकरिंग आइटम। समझ में आया एवरीवन? एग्जाम्पल समझा सभी को? यस सर। ओके वैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज हमने गवर्नमेंट से सब्सिडी लिया, इनकम साइड है अपना, सब्सिडी मिला तो इनकम है, अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर वो लोगों ने कुछ कंडीशन बोला था कि ये रूल से ये कंडीशन है, ये फॉलो करो तो लोग आपको सब्सिडी अलाउ करेंगे। हमने वो रूल फॉलो किया, हम लोग को सब्सिडी मिला। सपोज 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। 1 साल के बाद गवर्नमेंट का ऑडिट हुआ,
और ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा आया कि हमने रूल फॉलो नहीं किया है, गवर्नमेंट ने हम लोग को लेटर भेजा कि आपको जो सब्सिडी दिया था 5 लाख का वो रिफंड करो। तो ये साल हमने उस सब्सिडी को रिफंड कर दिया, तो पहले पीरियड में क्रेडिट किया था, ये साल के पीरियड में वो डेबिट होगा, एक्सपेंस है, लॉसेस है, ठीक है। पहले इनकम था, अभी वो रिफंड होगा इनकम, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने पीरियड में डेबिट किया, वो आइटम भी तुम लोग बोल सकते हो कि वो एबनॉर्मल है, इवन वो नॉन रिकरिंग भी, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम भी है और नॉन रिकरिंग भी है, दोनों है। समझ में आया क्या? वैसे में तीसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी यहाँ पे नॉन रिकरिंग आइटम में कवर होगा। अपना बिजनेस फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना नहीं है, अपना बिजनेस है गुड्स को परचेस सेल करना। और अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, फिक्स्ड एसेट डिस्कार्ड किया, ठीक है, और उस पर कुछ लॉसेस वगैरह हुआ, तो वो एग्जांपल बनेगा नॉन रिकरिंग का, और समटाइम्स इवन एबनॉर्मल का, नॉन ऑपरेटिंग का, ठीक है। तो कोई भी एबनॉर्मल आइटम रहेगा उसको दोनों को निकालना है, कोई भी नॉन रिकरिंग आइटम रहेगा उसको पीएनएल से निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये आइटम फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ये दोनों रीजन से दोनों को उसको निकालना है। क्लियर है एवरीवन? यस ओके। एक और एग्जांपल बनाता हूं मैं। अगर सपोज मैं किसी और का बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्लासेस है, वो क्लासेस को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसके क्लासेस पे जाके मैंने विजिट किया कि उसके पास क्या क्या असेट्स है। तो उसके पास एक प्रीमाइसेस था, और फिर बेंचेस था, बोर्ड था, एसी था, ठीक है। तो कुछ फर्नीचर वगैरह था। तो ये सब का मैंने वैल्यूएशन निकाला कि इसका अभी मार्केट वैल्यू कितना आएगा। तो वो सब वैल्यूएशन हो गया। उन्होंने बोला कि, वो बोलते कि गुडविल भी पे करो। बोला कि ठीक है, आप पीएनएल अकाउंट का कॉपी दे दो, मैं पीएनएल अकाउंट चेक करता हूँ। तो पता चला कि वो जो क्लासेस रन कर रहा था, वो सिर्फ उसे फाइनेंस डाला था क्लासेस में, वो लेक्चरर के हिसाब से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो केस में वो फैकल्टीज को अपॉइंट कर रहा था और वो लेक्चर्स अरेंज कर रहा था। अभी मैं खुद एक फैकल्टी हूँ, तो उसका क्लासेस टेक ओवर करने के बाद मैं खुद ही लेक्चर दूंगा। तो पीएनएल अकाउंट में एक ऐसा एक्सपेंस है, ठीक है, जो है सैलरीज, उसके लिए, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस नॉर्मल एक्सपेंस है। लेकिन उसका बिजनेस टेक ओवर करने के बाद मुझे उसके फैकल्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद लेक्चर लेने वाला हूँ। तो जो सैलरी है वो मेरे लिए इवन दो ऑपरेटिंग है, वो बन जाएगा नॉन रिकरिंग, क्योंकि वो आगे चल के मैं पे नहीं करूंगा, मैं खुद लेक्चर लूंगा, मैं खुद को सैलरी पे नहीं करने वाला। एग्जाम्पल समझा सभी को? यस सर। कुछ डाउट रहेगा बोलो यहाँ तक? सर वो सब्सिडी जो रिफंड हुआ, वो उसको क्यों मतलब लेना जरूरी है, वो थोड़ा सा नहीं समझा। क्योंकि वो तो सब्सिडी एक बार तूने रिफंड कर लिया तो वो रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग होगा? हर साल रिफंड करना नॉन पड़ेगा? रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, तो जो नहीं, हर निकालना साल पड़ेगा। और सब्सिडी जो है ना, उसको एबनॉर्मल आइटम भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तेरा बिजनेस ये नहीं कि जस्ट बिजनेस सेटअप करो, गवर्नमेंट से सब्सिडी लो और बैठ जाओ, ठीक है। तो अगर सब्सिडी मिला, ठीक है, तो वो भी एबनॉर्मल है, और रिफंड करना पड़ा तो वो भी एबनॉर्मल है, क्योंकि मिला अगर वो एबनॉर्मल है तो रिफंड वो भी एबनॉर्मल में ही काउंट होगा। अच्छा, तो मतलब अगर रिफंड नहीं हुआ रहेगा, सिर्फ मिला रहेगा, तो भी तो लेस वो हो इनकम जाएगा ना वो? साइड है, वो इनकम साइड है, वो हाँ। एबनॉर्मल इनकम तुझे रिमूव करना है, वो पॉइंट में तू कवर करेगा उसको, यस। ठीक है। ये अभी एक्सपेंस साइड में सर बता। हाँ, हाँ करेक्ट। बायर ये सब अपने ऐड करे, बायर ये सब पे नहीं करेगा ना, पे नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके बिजनेस में ये रेलेवेंट पे नहीं है, पे इसलिए करना है वो नहीं करना है वो पॉइंट ही नहीं है। ये ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, पीएल में डेबिट क्रेडिट हो चुका है। हम लोग को सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम लोग ये जो आइटम्स है इसको एडलेस कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पीएनएल अकाउंट में ये आइटम नहीं आना चाहिए। पीएनएल एक बार फ्रीज हो गया ना, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार पीएनएल अकाउंट बन गया, उसको तो लोग ने
जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह थे, जो एक बार वो लोग ने साइन कर दिया, ठीक है, ऑडिट हो गया, उसके बाद में वो अकाउंट्स को टच नहीं कर सकते। इवन अगर उसे पता चला कि उस पर कुछ एरर्स थे वो अकाउंट्स में, तो भी तुम लोग उसको टच नहीं कर सकते। तुम लोग को रेक्टिफिकेशन का एंट्री नेक्स्ट ईयर में पास करना पड़ता है। तो ये मैं जो बोल रहा कि पीएनएल से ये निकाल दो, ये निकाल दो, तो रियल पीएनएल अकाउंट को टच नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक वर्किंग नोट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक बार गुडविल का आंसर निकाल लिया तो हम लोग को गुडविल पे करना है। ये आइटम्स हम लोग को पे करना ही नहीं है। हम लोग ये रिफंड नहीं करने वाले। हम लोग लॉस बाय फायर का लॉस सफर नहीं करने वाले। ये ऑलरेडी प्रीवियस ओनर ने सफर कर लिया है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए पीएनएल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी एक वर्किंग नोट में किया जा रहा है। रियल पीएनएल अकाउंट को टच नहीं किया जा रहा। समझ में आया? यस सर। तो डायरेक्टली इवन जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है हाँ, वो ले लो। तो अरे वो डायरेक्टली जो प्रॉफिट दिख तो तूने ये कंसेप्ट ही नहीं समझा मैं क्या बोला। वो अगर तुझे प्रॉफिट ही लेना है तो अगर वो सपोज वो प्रॉफिट में ये पीएनएल अकाउंट में अगर ये एबनॉर्मल लॉसेस है, कुछ नॉन रिकरिंग आइटम्स है, अगर तो उसके लिए भी गुडविल पे करेगा, तो मेरा वो एग्जांपल तूने समझा ही नहीं। अगर बिग बाजार के पीएनएल अकाउंट में लैक्स एंड करोड़ रुपीस का डिविडेंड का इनकम है, तो उसके लिए रिलायंस गुडविल क्यों पे करेगा? हम लोग गुडविल क्यों पे करते हैं? क्योंकि हम लोग उसका बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसके बिजनेस के प्रॉफिट से हम लोग को गुडविल का वैल्यू करना है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट का इनकम अगर पीएनएल अकाउंट में लिखा गया है और उसके लिए गुडविल दे रहे हैं, तो पागल है हम लोग। इन्वेस्टमेंट के लिए गुडविल कौन देगा? वही तो, फिर इसलिए हम लोग ये एबनॉर्मल के लिए भी गुडविल नहीं दे रहे ना। सीधा बात है। तो यहाँ पे जो भी प्लस माइनस कर रहा है ये वर्किंग नोट में कर रहा है, इससे तुझे एक प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट तो यूज करेगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सिंपल लॉजिक है ये वर्किंग का, ठीक है। ओके, अभी जाते हैं इनकम साइड पे। इनकम में अगर कोई एबनॉर्मल इनकम रहेगा, ठीक है, हम लोग को रिमूव करना है एबनॉर्मल इनकम, जैसे सब्सिडी रिसीव्ड, सब्सिडी, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, ऐसे कुछ अगर रहेंगे तो ये सब को रिमूव करना है। अगर पीएनएल अकाउंट क्रेडिट में इनकम अगर कोई रिकॉर्ड हुआ है, अगर वो इनकम को निकालोगे, अगर वो बाय डिविडेंड इनकम या फिर सॉरी बाय सब्सिडी रिसीव्ड करके अगर ऐसा कुछ है, अगर वो लाइन को निकाल दिया, इनकम को निकाल दिया, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो कम होगा, जाएगा। ठीक है। कम हो वो तुम लोग लेस करोगे, प्रॉफिट कम हो रहा है तो तुम लोग लेस कर दोगे। सेम वे अगर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ट्रेड इनकम कुछ है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ट्रेड इनकम कुछ है पीएनएल अकाउंट में, वो भी दोनों को रिमूव करना है। इस पे जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली हम लोग इसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ट्रेड है। अगर सपोज बिग बाजार सालों से बिजनेस कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, कैश बैलेंस बहुत अच्छा खासा है, तो उसे डिसाइड किया कि कैश बैलेंस को अभी क्या करे, तो उसने उसको इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करके उस पर इनकम मिला, डिविडेंड मिला वगैरह, ठीक है, और वो डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी मिला वो लोग ने पीएनएल अकाउंट में क्रिएट किया, वो लोग का प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जो प्रॉफिट बढ़ रहा है उसमें ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड है। हम लोग जब भी गुडविल पे करेंगे तो गुडविल बिजनेस के प्रॉफिट के लिए पे करेगा। हम लोग उसका बिजनेस खरीदने में इंटरेस्टेड है, उसका इन्वेस्टमेंट खरीदने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर पीएनएल अकाउंट में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, तो हम लोग को रिमूव करना है। सिंपल लॉजिक है, हम लोग उसके लिए गुडविल क्यों पे करें? इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, एसआईपी में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है, और अलग शेयर्स में पैसा डाल सकते हैं। उसके लिए किसी और को गुडविल क्यों दे? सिर्फ एक डीमैट अकाउंट चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। अगर ये डीमैट अकाउंट रहेगा तो लोग शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोगों को किसी को गुडविल देने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए
पीएनएल अकाउंट में अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, हम लोग उसको रिमूव करते हैं। और ये रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली इनकम को अगर रिमूव किया तो वो लेस होगा। पता चला एवरीवन? कुछ नहीं समझेगा तुरंत बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहा है ना सभी को एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऐड और लेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट एरर्स। अगर पीएनएल अकाउंट को चेक करने के टाइम पे पता चला कि कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर हुआ था, ठीक है, एरर, फ्रॉड वगैरह की बात नहीं है, एरर वगैरह कुछ हुआ था, तो वो एरर को उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उनको जो प्रॉफिट चाहिए वो रेक्टिफाइड प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। एरर जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज्ड, बैड डेट्स नॉट रिकॉर्डेड, या परचेज ऑफ मशीनरी debited to purchase account in P&L, okay। इसके अलावा एरर्स में लॉस ऑन सेल या फिर सेल ऑफ मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड इन P&L, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स पॉसिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के टाइम पे। तो ये एरर्स को रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, और हम लोग रेक्टिफाइड प्रॉफिट यहाँ पे लेने को ट्राई करेंगे। एक्चुअली जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज का केस आता है, नॉर्मली ऑडिटिंग ईयरली तो उनको करना ही पड़ता है, लेकिन अगर एज्यूम करो कि कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस है दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, तो पार्टनरशिप के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपनीज के लिए वो कंपलसरी है। तो अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, या पार्टनरशिप बिजनेस सोल ट्रेडिंग को टेक ओवर कर रहा है, तो ये लोग ऑडिट नहीं करवाते। टैक्स ऑडिट अलग बात है, स्टैट्यूटरी ऑडिट वो लोग नहीं करवाते। अगर ऑडिट नहीं हुआ तो वो अकाउंट्स राइट या रॉन्ग है हम लोग भरोसा कैसे करें? एन नंबर ऑफ चीजें अपने कंट्रोल में, अपन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी बार ये लोग ऑडिट भी करवाते हैं, और ऑडिट में ये रेक्टिफिकेशन वगैरह पता चलेगा, ठीक है, तो वो पहले रेक्टिफाई करवाएंगे, और रेक्टिफाई करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को दोनों यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो ये रेक्टिफिकेशन का जो इफेक्ट है वो या तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा या तो प्रॉफिट को कम करेगा, डिपेंड्स ऑन एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट है, ठीक है। जैसे अगर डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज्ड अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उनको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, अगर मशीनरी खरीदा परचेज में चला गया, ठीक है, तो दोनों को परचेज से पहले वो मशीनरी को निकालना पड़ेगा और उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा असेट में। तो अगर दोनों कोई एक्सपेंस को कम कर रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ऐड होगा, ठीक है। तो डिपेंड है कि रेक्टिफिकेशन का आइटम क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को वो ऐड करना है कि लेस करना है। समझ रहा है सभी को? बोलते जाओ, तुम लोग कुछ नहीं समझेगा तो। सर वो परचेस ऑफ मशीनरी वाला तो हम लोग मशीनरी में से निकाल देंगे ना, तो फिर पीएनएल में डालेंगे तो ऐड होगा ना। कहाँ पे इंक्लूड किया है उसको? मशीनरी के कॉस्ट में, तो तो फिर एरर क्या वहां है? से लेस कर देंगे। और
पीएनएल मशीनरी उस पे अगर सुनना, अगर मशीनरी खरीदा और मशीनरी में ऐड किया तो एरर क्या है? सर इसमें बराबर है, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी मतलब परचेस अकाउंट में नहीं होना चाहिए, वो मशीनरी एसेट है ना, तो परचेस में नहीं आना चाहिए। वो बाय मिस्टेक उसका ट्रेडिंग वो अकाउंट add में back परचेज में चला गया, तो तुम परचेज से उसको हाँ। निकाल दोगे और असेट में ट्रांसफर करोगे। परचेज वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को अगर कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज करके फिर Yes. डिप्रिसिएशन नॉट चार्ज वाला केस भी आ जाएगा उसमें। उसी में आ जाएगा, एक ही मतलब एक ही एडजस्टमेंट में एक ही दो ट्रांजेक्शन adjustment। में 2 एडजस्टमेंट हो जाएंगे। हाँ टैक्स के जैसा। बराबर। तो ये सब करने के बाद में उन लोग को मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। एफएमपी नहीं मिला, एडजस्टेड प्रॉफिट मिला। अभी हम लोग को कुछ और फर्दर एडजस्टमेंट बाकी है। ये एडजस्टमेंट में पहला आता है ऐड जस्ट ओके। अभी यहाँ पे हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट करना है जो रिलेटिंग टू फ्यूचर रहेगा। ठीक है, रिलेटिंग टू फ्यूचर यानी क्या क्या रह सकता है। तो अगर सपोज कोई फ्यूचर का इनकम आने वाला है, ठीक है, जो अभी तक नहीं था, प्रीवियस ओनर जब तक था, बिग बाजार जब तक था, उसको वो इनकम नहीं मिल रहा था, हम लोग को वो इनकम मिलने वाला है, तो वो इनकम हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, फ्यूचर का इनकम हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाजार के बहुत शॉपिंग मॉल्स जो रहते हैं वहाँ पे उसके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स रहते हैं। जियो बोलता है, जियो बिग बाजार को टेक ओवर कर रहा है, तो जियो बोलता है कि हम लोग को ये बड़े बड़े स्टोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोग जस्ट वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप रहेगा, वो ऐप से तुम लोग ऑर्डर बुक करो, हम लोग आपको घर पे डिलीवर करेंगे, आपको स्टोर में आने की जरूरत नहीं है। तो इतने बड़े बड़े जो प्रीमाइसेस है वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अगर वो प्रीमाइसेस कंपनी ऑन्ड है तो हम लोग उसको रेंट पे दे देंगे, लीज पे दे देंगे, हम लोग को लीज का इनकम मिलेगा। ठीक है, तो वो कंपनी के लिए फ्यूचर इनकम है, बायर के लिए फ्यूचर इनकम है, तो वो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई फ्यूचर इनकम आने वाला है जैसे फ्यूचर रेंटल इनकम, ठीक है, हम लोग उसको ऐड करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिग बाजार को टेक ओवर करने के बाद में हम लोग उस पर नए प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाजार में ग्रोसरी मिलता है, क्लोथिंग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलता है, तो सपोज कुछ और प्रोडक्ट्स भी हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ है, तो हम लोग उसका भी सेगमेंट वहाँ पे डालेंगे, हमारा इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कुछ इनकम आने वाला है तो हम लोग उसको ऐड करना है। ठीक है, वैसे ही सेम वे अगर कुछ फ्यूचर में एक्सपेंस आने वाला है तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। ठीक है, ये अभी तक पीएनआर अकाउंट में ये एक्सपेंस था नहीं, लेकिन ये भी आएगा। फॉर एग्जांपल वो क्लासेस वाला मैंने बताया, अभी वो एग्जांपल को मैं रिवर्स करता हूँ कि मैं जिसका क्लासेस टेक ओवर कर रहा हूँ, सपोज वो स्कूल सेक्शन है। ठीक है, तो वो जो प्रीवियस ऑनर है वो खुद ही लेक्चर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं उनका क्लासेस टेक ओवर करूंगा तो मैं सपोज बोल रहा कि मैं स्कूल वालों को नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो मुझे कोई फैकल्टी अपॉइंट करना पड़ेगा और उसके थ्रू लेक्चर्स लिया जाएगा। तो मेरे लिए एक फ्यूचर का एक्सपेंस आने वाला है, फ्यूचर में सैलरी वगैरह पे करना पड़ेगा। वो खुद लेक्चर ले रहा था तो उसको सैलरी पे करने की जरूरत नहीं थी, अभी अगर मैं उसका क्लासेस टेक ओवर करूंगा तो मुझे सैलरी पे करना पड़ेगा। तो जैसे फ्यूचर सैलरी एक्सपेंस या फिर फ्यूचर रेंट। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रीमाइसेस उसका खुद का है, ठीक है, मैंने उसका क्लासेस टेक ओवर किया, लेकिन वो बोल रहा है कि प्रीमाइसेस का 1 करोड़ पे करो, मतलब कि मेरे पास उतना 1 करोड़ नहीं है, मैं सिर्फ क्लासेस टेक ओवर करता हूँ, प्रीमाइसेस आपके नाम पे ही रखो। बोलेगा ठीक है, मैं आप मुझे रेंट पे करो। अगर मैं उसका प्रीमाइसेस यूज कर रहा हूँ मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ओनर वो खुद अपने ऑन्ड प्रीमाइसेस में लेक्चर ले रहा था, उसको रेंट पेएबल नहीं था। अभी अगर मैं उसको रेंट पे करने वाला हूँ
तो मुझे रेंटल एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, ये मेरे लिए फ्यूचर का एक्सपेंस, ठीक है, जो प्रीवियस ओनर को एप्लीकेबल नहीं था मुझे एप्लीकेबल होगा। सेम वे प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अगर जब भी हम लोग बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस जो ऑनर है उसके बैलेंस शीट में सपोज कोई मशीनरीज है, कोई फर्नीचर है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, तो अकाउंट्स का कंसेप्ट जो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं वो आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो उसे वो जो बिल्डिंग वगैरह खरीदा रहेगा वो सालों पहले खरीदा रहेगा, तो भी प्राइसिंग कम रहेगा। अभी वो एरिया डेवलप हो गया, ठीक है, तो उसका प्रीमाइसेस का वैल्यू बढ़ गया। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड रहेगा क्योंकि वो पहले खरीदा था वो प्राइस पे वो लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर इवन डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू डे बाय डे कम हो रहा है बुक्स में। जबकि रियलिटी में जैसे जैसे वो एरिया डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिग बाजार ने पवई में अगर कोई मॉल में शॉप ओपन किया था, खुद प्रीमाइसेस खरीदा था, और जब ये पवई डेवलप हो रहा था, जब हीरानंदानी बिल्डर्स और जब भी वो पवे को डेवलप कर रहे थे तभी वो प्रीमाइसेस खरीदा था अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो काफी पानी के भाव पे मिला रहेगा। और आज के डेट में वो पवई यानी कि वन ऑफ द मेजर एक बिजनेस हब, ठीक है, और एक रेसिडेंशियल हब बन चुका है जहाँ पे प्रीमाइसेस का भाव मल्टीपल क्रोर्स में गया। तो बिग बाजार अगर वो प्रीमाइसेस को बैलेंस शीट में बता रहा है तो उससे तो वो प्राइस में जब भी खरीदा था वो प्राइस में बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा। लेकिन आज के डेट में वो हीरानंदानी में जो भाव है उस पर अगर उसको रिकॉर्ड किया तो उसका वैल्यू मल्टीपल फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जब हम लोग असेट्स को रीवैल्यू करेंगे, ऑब्वियसली बिग बाजार वो प्राइस पे मुझे प्रीमाइसेस नहीं देगा, ठीक है, तो मुझे उसका आज का मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा। तो असेट्स को रीवैल्यू करते हैं, असेट्स को रीवैल्यू किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि फ्यूचर में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज वो 80 lakhs में बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है 80 lakhs। अब वो बिल्डिंग 80 lakhs पे बिग बाजार डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहेगा, तो 80 लाख पे 10% एज्यूम करो तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 8 lakhs, ठीक है। अब सपोज वो बिल्डिंग को मैंने टेक ओवर किया, सपोज 150 lakhs पे उसका वैल्यू बढ़ चुका है, 150 lakhs चला गया, मैंने 150 lakhs पे उसको टेक ओवर किया, ठीक है। तो मुझे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा वो 150 लाख पे 10% यानी कि 15 लाख चार्ज करूंगा, जबकि जो बिग बाजार चार्ज कर रहा था वो 8 लाख पे चार्ज कर रहा था, ठीक है। तो उसका डेप्रिसिएशन जो पीएल में डेबिट हुआ 8 लाख था, मेरा डेप्रिसिएशन 15 लाख आएगा, तो 7 लाख रुपए मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया 7 lakhs। वो 7 लाख मेरा रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, मेरा फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो 7 लाख रुपए से कम आएगा, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट है मुझे यहाँ पे कवर करना पड़ता है, इसको डिटेल में बहुत डिटेल में लोग इसको कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी जस्ट ये आइडिया देने के लिए हम लोग ये जस्ट पॉइंट है ये क्लिक के रखते हैं। तो फ्यूचर का कुछ इनकम आने वाला है, फ्यूचर का कुछ एक्सपेंस आने वाला है, कुछ अगर रीवैल्यूएशन वगैरह किया तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पीएनएल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे जो पीएनएल अकाउंट मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, इससे हम बोलते हैं एफएमपी बिफोर टैक्स, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एफएमपी बिफोर टैक्स।
ये एफएमपी बिफोर टैक्स पे से मैं टैक्स माइनस करूंगा। कौन सा रेट माइनस करूं, पास्ट वाला या फ्यूचर वाला? 30%। फ्यूचर 30%। 30% फ्यूचर वाला। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट कितना होगा वो मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उसी के ऊपर टैक्स अब मुझे पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो टैक्स रेट रहेगा वो 30% रहेगा, तो मैं फ्यूचर वाला टैक्स रेट अप्लाई करूंगा। तो मुझे मिलेगा एफएमपी फाइनल आंसर, जिसे हम बोलते हैं एफएमपी आफ्टर टैक्स। यहाँ पे तुम का एफएमपी का वर्किंग खत्म हुआ। समझा क्या सभी को? सर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही रिलेटेड है क्या, अलग ही टॉपिक है? नहीं, ये जहां पे भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट लेना है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं या सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट वर्ड आएगा ना वहां पे दोनों को एफएमपी लेना है। ठीक है, तो कोई भी मेथड हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन मेथड हो या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, जहाँ पे भी दोनों को कुछ प्रॉफिट यूज करना है वहाँ पे पीएनएल का प्रॉफिट यूज मत करो, वहाँ पे दोनों को एफएमपी वाला प्रॉफिट यूज करना है पूरे ये चैप्टर में। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोल। ये फ्यूचर एक्सपेंस में जो अपन ने लिया है कि जैसे आपने बोला कि अगर जियो ने बिग बाजार को टेक ओवर किया तो जो स्टोर्स था बिग बाजार का वो भी तो अपना हो जाएगा ना पूरा, मतलब अपन ओन करेंगे ना फिर वो भी, हाँ, तो अपन रेंट क्यों पे करेंगे? अरे ऐसे नहीं होता है। काफी बार क्या होता है कि जियो बोलेगा हम लोग तेरा बिजनेस खरीदे हैं, प्रीमाइसेस तो तेरे नाम पे ही रहता है, अच्छा ऐसे सभी भी? एसेट नहीं खरीदते। ठीक है, अच्छा अगर उतना फंड्स नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं किसी का क्लासेस टेक ओवर करो, उसका क्लासेस जो प्रीमाइसेस है सपोज एकदम मेन डोंबिवली स्टेशन के नजदीक है और वो प्रीमाइसेस का वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ वगैरह मांग रहा है वो, तो उतना पैसा मेरे पास अगर नहीं रहेगा तो अगर सिर्फ एक क्लासेस टेक ओवर कर रहा हूँ, प्रीमाइसेस तेरा है तो मैं तुझे रेंट पे करूंगा। हाँ समझ में? तो अच्छा वैसा ऐसे सिस्टम भी रहता है। तो वो मतलब। क्लासेस मेरे नाम पे होगा, बिजनेस मेरे नाम पे होगा, प्रीमाइसेस मेरे नाम पे नहीं होगा, प्रीमाइसेस उसी का ही रहेगा। या तो मुझे वो प्रीमाइसेस छोड़ के दूसरे प्रीमाइसेस पे रेंट पे जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेंट पे करना है तो मैं उसी को रेंट पे करूँ या कहीं और पे करूँ, वो मेरा ऑप्शन है। समझा क्या? मतलब ऐसे कर सकते हैं कि कुछ एसेट्स टेक ओवर हो सकता है हाँ और कुछ। होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसके बैलेंस शीट में एन नंबर ऑफ असेट्स रहते हैं, अभी सभी असेट अपने लिए यूजफुल नहीं रहते। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये असेट नहीं चाहिए तू रख ले, हम लोग इसके लिए पैसा नहीं देंगे, बाकी का असेट हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। तो वो होता है, बार्गेनिंग होता है, कौन कौन सा असेट को टेक ओवर करना है वो होता है। अगर उसके सपोज मशीनरीज है और एकदम पुराने हो चुके, एकदम टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो मशीन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग नया मशीन खुद लेके आएंगे, तो तेरा मशीन हम लोग क्यों ले? ठीक है, तो उसको बेच दे, कुछ भी कर, हम लोग को वो नहीं चाहिए। अच्छा बरोबर। समझा वैसे? यस सर एक डाउट है, हाँ बोल। तो इसमें हम लोग फ्यूचर इनकम जो ऐड करते हैं उसमें आपने बताया था कि नया सेगमेंट रहेगा तो उसका इनकम भी हम कंसिडर करेंगे, बराबर। तो वैसे क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस को परचेस कर रहा हूँ उसके बाद में फर्दर में उसमें कुछ भी एडिशन डिडक्शन करता हूँ न्यू सेगमेंट रिलेटेड, तो वो तो मेरा लुकआउट हो गया और वो इनकम भी मेरा हो गया। बराबर। पुराना जो सेलर है बिजनेस सेल करना है उसका और उसका कोई कनेक्शन ही नहीं, तो मैं उसको यहाँ पे कंसिडर क्यों करूँगा? सी, इसमें ऐसा है, न्यू सेगमेंट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर सपोज वो 8 9 10 का क्लासेस वो ले रहा था प्रीवियस ऑनर, ठीक है, मैं उसका क्लासेस टेक ओवर कर रहा हूँ और सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 8 9 10 में से मैं सपोज उसके पास 3 क्लासरूम था और वो 3 क्लासरूम में से मुझे सिर्फ 2 क्लासरूम ही सफिशिएंट है, एक क्लासरूम मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूँ।
तो वो मेरे लिए फ्यूचर इनकम जनरेट करेगा, ठीक है, और वो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। अब जैसे मैं उसका अगर एक्सपेंसेस को रिमूव कर रहा हूँ कि उसके पीरियड में कोई एक्सपेंस था, मैं वो एक्सपेंस पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद लेक्चर लूंगा वगैरह, ठीक है, तो सेम वे मुझे ये वाला जो इनकम है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक गुडविल का फेयर वैल्यू निकालने को ट्राई कर रहा हूँ कि गुडविल का वैल्यू कितना आना चाहिए। तो वो जो गुडविल का वैल्यू है ना, वो बायर अपने वे से खुद कैलकुलेट करेगा, सेलर अपने वे से खुद कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अभी दो लोगों के बीच में बार्गेनिंग होना है, ठीक है। तुम लोग को दुकान में गए, तुम लोग को कोई जींस लेना है, ब्रांडेड नहीं है, एमआरपी नहीं है, तो उसने तुम लोग को जींस बताया, ठीक है, तूने भाव पूछा, बोल रहा है 500 रुपया, ठीक है। तो तुम लोग भी एक माइंडसेट बना के गए रहोगे ना कि मैक्सिमम तुम लोग कितना पे करने को रेडी हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग उसके लिए 300 रुपया मैक्सिमम पे करने को रेडी हो, दोनों बोलेगे 200 रुपया, ठीक है। तो बोलेगा नहीं 200 तो बहुत कम है, मैं 400 में बेचूंगा। तुम लोग नहीं, 200 की जगह पे 250, ठीक है। तो दोनों के बीच में बार्गेनिंग होने के लिए पहले दोनों को प्राइसिंग पता रहना चाहिए कि इसका फेयर वैल्यू कितना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करें फ्रॉम अवर साइड, बायर साइड, कि हम लोग मैक्सिमम कितना गुडविल उसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा पैसा मांगेगा तो हम लोग उसको मना कर देंगे, लेकिन अगर वो कम मांगेगा तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे नहीं तेरा गुडविल का वैल्यू इतना है, तू कम मांग रहा है, तो ज्यादा दे रहा है, करेक्ट। समझा। तो ये जो वर्किंग है, ये बायर वर्किंग कर रहा है फ्रॉम हिज साइड कि वो मैक्सिमम कितना गुडविल का वैल्यू पे कर सकता है। इसके लिए बायर हर चीज को कंसिडर करेगा जो उसके बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद प्लस माइनस होने वाला है, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है, ऑब्वियसली दिस वर्किंग इज नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड विद सेलर, सेलर अपने वे से वर्किंग करेगा, ठीक है। एंड दोनों का जो प्राइसिंग आएगा उसमें बार्गेनिंग स्टार्ट होगा, एक अग्रेड प्राइस पे अगर वो लोग आए तो टेक ओवर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ठीक है, स्नैपडील अभी तो पूरा डाउन हो गया है, लेकिन जब एक टाइम था जब अमेजोन इंडिया में आया नहीं था, तभी दो जायंट थे, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ठीक है। तो स्नैपडील वो इतना एक्सटेंसिव एडवर्टाइज कर रहा था, मार्केट इतना अच्छे से कैप्चर कर रहा था कि उसे काफी अच्छा ग्रो किया। सडनली ऐसा हो गया कि उसने इतने सारे बिजनेस सेगमेंट में एक साथ एंटर किया, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया और बिजनेस सडनली डाउन हुआ। तो उसका जो ये फ्री चार्ज था, फ्री चार्ज आई थिंक स्नैपडील का ही था, जो जैसे ये पेटीएम है वैसे फ्री चार्ज करके आया था। तो वो सब सेगमेंट जो थे ना, उसमें से अलग अलग कॉल सेंटर्स वगैरह सेटअप किया, एक बोलते ना कि हेवी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिजनेस पूरा डाउन होना स्टार्ट हुआ, और उसमें अमेजोन इंडिया में एंटर हो गया, तो पूरा ये डाउन हो गया। और फ्लिपकार्ट के पास अच्छा खासा प्रॉफिट था, पैसा था, तो फ्लिपकार्ट ने ये स्नैपडील को ऑफर किया कि हम लोग तुझे टेक ओवर करते हैं। पहला ऑफर दिया, स्नैपडील ने रिजेक्ट किया, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने दूसरा ऑफर किया, कुछ 100 मिलियन बढ़ा के दिया, ठीक है, स्नैपडील ने वापस रिजेक्ट किया और वो डील फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो पहली बार में तो ऐसा हुआ कि स्नैपडील को जब ये फर्स्ट ऑफर किया ना, तो स्नैपडील ने मना किया, तो फ्लिपकार्ट ने सेकंड ऑफर किया, सेकंड ऑफर के टाइम पे स्नैपडील ने हाँ बोला, नेगोशिएशन आगे स्टार्ट हो गए, और सडनली क्या दोनों में प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, इससे सडनली बोल दिया कि नहीं हम लोग को डील में आगे नहीं बढ़ना है। स्नैपडील ने वो डील को कैंसिल कर दिया और वो डील आगे बढ़ा ही नहीं, और आज के डेट में स्नैपडील का जो वैल्यूएशन है वो टाइम के वैल्यूएशन से हाफ से कम हो गया, बुरी तरह वो डूबा हुआ है, उसका कहीं पे नाम दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो डीलिंग होता है यहाँ पे हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं कि वो गुडविल को कैसे वैल्यू करेगा। सेलर अपने वैसे ऑब्वियसली वैल्यू करने वाला है, और दोनों के बीच में नेगोशिएशन होकर फाइनली डील फाइनलाइज होगा। तो फाइनलाइज होगा कि नहीं होगा, दैट टोटली अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि हाउ टू वैल्यू द गुडविल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गुडविल दैट बायर विल बी विलिंग टू पे। इसके लिए एडजस्टमेंट कवर कर रहे हैं, आया समझ में? यस सर। तो जब भी हम लोग को प्रॉफिट कोई भी मेथड में यूज करना है, हम लोग एफएमपी यूज करेंगे, सिंपल जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो यूज नहीं करेंगे। बेसिकली इसमें ना एक मेन एडजस्टमेंट आता है रेक्टिफिकेशन का, तो रेक्टिफिकेशन वगैरह बताते हैं कि प्रॉफिट में ये एरर है वगैरह,
हम लोग को रेक्टिफाइड प्रॉफिट लेना है। वो रेक्टिफाइड प्रॉफिट इज नथिंग बट योर एफएमपी। एफएमपी में वन ऑफ द एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन का है, ठीक है। तो ये हम लोग को कवर करना है। तो हम लोग कवर करेंगे एबनॉर्मल आइटम, हम लोग करेंगे नॉन रिकरिंग आइटम्स, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। एबनॉर्मल इनकम्स को रिमूव करेंगे, नॉन रिकरिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को रिमूव करेंगे। ये कॉमन एडजस्टमेंट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, ये ऑलमोस्ट हर सब में रहेगा। रेक्टिफिकेशन अगर कुछ रहेगा तो वो उनको कवर करना है, ठीक है। ये कॉमन एडजस्टमेंट है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इस पे दो अलग अलग रिवैल्यूएशन सीखेंगे। करंट असेट का रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या करना है, और फिक्स्ड असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या करना है। ये दो पार्ट उनको कवर करना है। ये सब कवर करने के बाद में टैक्स वगैरह का प्लस माइनस होगा और हम लोग को मिलेगा एफएमपी आफ्टर टैक्स, ठीक है। अभी तक हमने ये पूरा डिटेल में कवर नहीं किया, अभी तक हम लोग का रिवैल्यूएशन वाला पार्ट सीखना बाकी है। ये जो इन्वेस्टमेंट का इनकम है वो वाला पार्ट थोड़ा सा और डिटेल में सीखना बाकी है, ठीक है। तो ये हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे, लेकिन अभी ये ओवरऑल पिक्चर कि एफएमपी का वर्किंग हम लोग को ऑलमोस्ट हर सब में करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लिखा है कि लिखना बाकी है। मेथड 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 वो आता है एफएमपी, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ये पूरा वर्किंग एफएमपी का, जितने भी इयर्स का प्रॉफिट दिया हर एक साल के लिए तुम लोग को एफएमपी का वर्किंग करना है, यानी कि कॉलमनर वर्किंग तुम लोग करोगे। स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 3 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 4 NRR, normal rate of return. Step 5 normal profit. Step 6 super profit. Step 7 goodwill. जो एग्जाम में मेजॉरिटी टाइम अभी तक जो मेथड एग्जाम में आया है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। ये अलग अलग स्टेप हम लोग को उस पर फॉलो करना रहता है। तो पहला स्टेप एफएमपी, बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल, ठीक है। हम लोग हर एक स्टेप डिटेल में कवर करेंगे। बाद में एक साथ ये स्टेप्स का लॉजिक क्या है ये हम लोग सीखेंगे। पहला स्टेप एफएमपी हमने ऑलरेडी कवर किया है, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो पार्ट है वो कवर करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हमने कितना फंड्स बिजनेस में एम्प्लॉय किया है, कितना फंड्स बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो फंड्स बिजनेस पे इन्वेस्ट किया उस पे से गारंटीड नहीं है कि हर पैसा बिजनेस के असेट्स के लिए ही इन्वेस्ट हुआ है। ऐसे भी कुछ अमाउंट रहेंगे कि जो नॉन बिजनेस रिलेटेड असेट में तुमने पैसा डाला रहेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो लगा बिजनेस का पर्पज नहीं था, तो का बिजनेस का पर्पज ये था कि तुम को गुड्स खरीदना है, वो गुड्स खरीदना या बनाना है, उसके लिए मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, स्टॉक चाहिए, डेटर्स चाहिए वगैरह, ठीक है। तो तुम लोग ये रेगुलर जो असेट्स है ये तुम का बिजनेस असेट्स है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो तुमने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सो दैट इज नॉट योर पर्पज ओरिजिनली। तो तुम लोग वैसे असेट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे, यानी कि तुम लोग यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे दैट विल बी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑपरेटिंग या ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो दो अलग मेथड्स है।
एक आता है कि हम लोग लाइबिलिटी साइड से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा आता है असेट साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कॉमन मेथड है वो असेट साइड है, तो मैं वही अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग, फर्स्ट वन क्या इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि अपना पर्पस ये है कि हम लोग को ट्रेडिंग कैपिटल इंक्लूड चाहिए, बिजनेस के असेट्स उस पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया ये चेक करना है। तो अगर हम लोग असेट्स का लिस्ट बना रहे तो उसमें जो बिजनेस रिलेटेड असेट नहीं है वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है ऑफ द बैलेंस शीट, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर गुडविल पहले से पता है तो तुम लोग वैल्यू क्या कर रहे हो, बराबर है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ गुडविल है तो तुम लोग ये वर्किंग क्यों कर रहे हो। अगर गुडविल ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, तो ये सब वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। हम लोग गुडविल का वैल्यू इंडिपेंडेंटली निकाल रहे हैं, तो जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल रहेगा हम लोग वो कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग उसको छोड़ के बाकी का असेट लेंगे, ठीक है। इसमें एक नोट हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट, लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पे असेट्स के लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका अगर एग्जांपल अगर हम लोग कवर करें तो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंटेड इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर तुम लोग को काफी पुराना सम बाय मिस्टेक अगर एग्जाम में आ गया तो उस पे असेट साइड में पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी रहता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे जो भी असेट्स है, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस वगैरह, वो तो लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे। दैट इज नॉट अ रियल असेट एक्चुअली। जैसे अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, नाम ही है एक्सपेंस, तो पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो जब तक वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा, बैलेंस शीट में वो प्रीपेड एक्सपेंस की तरह बैलेंस शीट में वो अवेलेबल रहेगा असेट साइड में, क्योंकि वो एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसके लिए असेट में जाएगा, लेकिन वो रियल असेट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। तो तुम लोग वो यहाँ पे असेट के लिस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे, तो पहला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो तुम लोग को बैलेंस शीट में अगर रहेगा तो तुम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। गुडविल अगर रहेगा वो इंक्लूड नहीं करना है। लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, ये हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको छोड़ के जो बाकी का असेट्स है वो तुम लोग यहाँ पे लोगे वन बाय वन। जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, प्लांट, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड असेट्स। इवन कुछ इंटेंजिबल असेट्स रहेगा, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट वगैरह, एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़ के बाकी का असेट वो तुम लोग यहाँ पे इंक्लूड करोगे। करंट असेट जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब भी इंक्लूड करोगे। लेकिन ये वाले जो असेट्स है ये तुम लोग इंक्लूड नहीं करोगे। तो ऑल असेट एक्सक्लूडिंग, ठीक है, ऑल असेट, इसको छोड़ के बाकी का हर असेट तुम लोग को कवर करना है। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग। कौन कौन से लायबिलिटी को नहीं इंक्लूड करना है, सॉरी, ओन्ड फंड्स, यस, ऑन फंड्स। जैसे इक्विटी शेयर, हम लोग मेनली कंपनीज का गुडविल वगैरह फाइंड करेंगे, तो शेयर कैपिटल दिया रहेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके अलावा ऑल रिजर्व्स, वो भी नेचर हो, ठीक है, जैसे कैपिटल हो या रिवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व्स और रिवेन्यू रिजर्व्स, ठीक है, कोई भी टाइप का रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि तुमने को बोला CRR, DRR, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व या फिर फ्री रिजर्व जैसे P&L, जनरल रिजर्व, ठीक है, डिविडेंड इक्विटेशन फंड और रिजर्व, सिंकिंग फंड वगैरह कुछ भी रहेगा, वो भी टाइप का जो रिजर्व रहेगा वो तुमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी है, वो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो रिजर्व्स जहाँ पे वर्ड आता है रिजर्व वो नहीं आता, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिजर्व ये एक वर्ड है जहाँ पे वर्ड आता है रिजर्व, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रोविजन है, वो रिजर्व नहीं है, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन फंड बोला तो तुमको फिक्स्ड एसेट से माइनस करके WDV यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, तुमको WDV यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर तुमको डेप्रिसिएशन रिजर्व करके कुछ वहां पे बैलेंस शीट में दिया, अगर तुमको बोला रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स RDD, तो वर्ड है रिजर्व लेकिन वो रिजर्व नहीं है, वो भी प्रोविजन है, वो डेटा से माइनस करके नेट डेटा तुमको यहाँ पे लिस्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हर रिजर्व, तो ऐसा मत बोलो कि रिजर्व फंड वगैरह जो है वो रिजर्व है, वैसे ही डेप्रिसिएशन रिजर्व वो भी रिजर्व है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिजर्व और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऐसे रिजर्व्स वो रिजर्व नहीं है, ठीक है, वो प्रोविजन है। ये सालों से कस्टम्स चल रहा है, वो नाम किसी ने बनाया, वो गलत नाम बनाया है और हम लोग अभी वही नाम यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये ऑन फंड्स, इसको छोड़ के जो बाकी का लायबिलिटी रहेगा, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे बैंक लोन, डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह, ठीक है। करंट लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब। प्रोविजंस जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर ये कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस वगैरह रहेंगे, वो तुम लोग को यहाँ पे रेगुलर लायबिलिटी करके ट्रीट करना है, एक्सेप्ट दिस 3 थिंग्स, बाकी का हर लायबिलिटी तुम लोग यहाँ पे इंक्लूड करोगे। तो रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ ऑल लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग दिस 3, ठीक है। तुम लोग को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस पे कितना पैसा डाला है। अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी माइनस कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को भी मैं अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, उसको लायबिलिटी के हिसाब से ट्रीट कर रहा हूँ। तो कैपिटल के हिसाब से क्या बाकी रहेगा? तो बाकी रहेगा ऑनर्स फंड, जिसपे आएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व, ठीक है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग हुआ कि असेट माइनस लायबिलिटी, हम लोग को मिलेगा नेट असेट, दैट नेट असेट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स इज नथिंग बट योर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये मैंने माइनस किया, मुझे मिला कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को यहाँ पे सीखना है। नोट नंबर 1, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के आते हैं, एक आता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक आता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है ये सीखते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। दिस इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ अवर बिजनेस स्मूथली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम लोग को क्लासेस रन करना है तो क्लासेस के लिए हम लोग को प्रीमाइसेस चाहिए। तो अगर सपोज कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने प्रीमाइसेस खरीदा, ठीक है, हमने एक रूम वगैरह खरीदा जहाँ पे हम लोग क्लासेस रन करेंगे, और जब भी हमने वो प्रीमाइसेस खरीदा, ठीक है, तो हम लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा, और रूल के हिसाब से मेंबर बनने के लिए हम लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर्स परचेज करना पड़ता है। वो जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेंबर बनना पड़ता है और उसके लिए हम लोग को उसका शेयर परचेज करना पड़ता है।
तो अगर मैंने वो शेयर खरीदा तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खरीदा है। इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कभी भी उसके ऊपर डिविडेंड पे करती ही नहीं है, वो लोग को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने वो इन्वेस्टमेंट खरीदा इन द शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो दैट विल बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्यों ट्रेड इन्वेस्टमेंट? क्योंकि मुझे प्रीमाइसेस में इंटरेस्ट है, शेयर में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे शेयर खरीदना पड़ा क्योंकि मुझे प्रीमाइसेस चाहिए था, और प्रीमाइसेस क्यों चाहिए था? तो ये मुझे बिजनेस रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं शेयर नहीं खरीदूंगा तो मुझे प्रीमाइसेस नहीं मिलेगा, प्रीमाइसेस नहीं मिलेगा तो बिजनेस रन नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इन्वेस्टमेंट इज फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग माय ऑन बिजनेस। प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने वो, यानी कि डिविडेंड का इनकम कमाने के लिए मैंने वो इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदा है। मैंने वो इन्वेस्टमेंट खरीदा जस्ट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ माय बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं कुछ और एग्जांपल दोनों को बताता हूँ। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अंबरनाथ में, ठीक है, उसके टेंडर्स आते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे, थोड़े थोड़े दिन में वो लोग को टेंडर्स वो लोग इश्यू करते हैं। वो लोग को स्टील चाहिए रहता है, मेटल्स चाहिए रहता है, और अलग ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के पार्ट है वो लोग को खरीदना रहता है। तो अगर तुम लोग को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसको कुछ गुड सप्लाई करना है, सपोज एज्यूम करो टाटा स्टील है, टाटा स्टील स्टील सप्लाई करना चाहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। उससे वो लोग मिसाइल्स वगैरह के पार्ट, जो टैंक वगैरह है उसके पार्ट, जो गन्स वगैरह बनाते हैं उसके पार्ट, वो लोग वो मेटल वहाँ पे यूज करेंगे, स्टील वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर टाटा स्टील को स्टील सप्लाई करना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलेगा कि आप अपना टेंडर हम लोग को सबमिट करो। अगर हम लोग आपका टेंडर कॉम्पिटेटिव लगा, आपका प्राइसिंग सबसे कम लगा, अच्छा लगा, तो हम लोग आपको टेंडर हम लोग आपको दे देंगे, हम लोग पास करेंगे आपका टेंडर। अब सिस्टम ऐसा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये सिक्योरिटी रीजन से 100% गवर्नमेंट कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो, लेकिन उसका 100% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सिक्योरिटी मेंटेन करना है तो प्राइवेट के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। तो फाइनेंस कौन देता है कंपनी को? तो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस का एक लिमिटेशन है, वो लोग एक लिमिट से ज्यादा फंड्स दे नहीं सकते। तो अगर ये लोग को कंटिन्यूसली फंड चाहिए, क्योंकि इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू वॉर का सिचुएशन रहता है, तो लोग को कंटिन्यू अपग्रेड करना ही पड़ता है, नया नया मिसाइल्स वगैरह पर वो बनाते रहना है, गन्स वगैरह बनाते रहना है वगैरह, वो लोग को कंटिन्यू रिक्वायरमेंट है। इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो ये लोग क्या करते हैं, रूल के हिसाब से अगर किसी को भी गवर्नमेंट कंपनी को टेंडर सबमिट करना है तो लोग बोलेंगे कि हमारा कंपनी का बॉन्ड परचेस कर। ठीक है, तभी हम लोग आपका टेंडर पास करेंगे, बाकी हम लोग आपका टेंडर पास नहीं करेंगे, कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो टाटा स्टील जब उसको स्टील का टेंडर देगा तो उसमें एक्नॉलेजमेंट देगा कि हम लोग आपका, अगर हमारा टेंडर पास हुआ तो हम लोग आपका बॉन्ड परचेस करेंगे, और वो बॉन्ड 3 साल 5 साल तक दोनों बेच नहीं सकते, वो रूल रहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर टाटा स्टील ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बॉन्ड खरीदा, तो बॉन्ड पैसा कमाने के लिए नहीं खरीदा है, इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं खरीदा है। वो लोग को स्टील बेच के बिजनेस करना है, लेकिन वो स्टील बेचने के लिए वो लोग को बॉन्ड परचेस करना कंपलसरी है। तो अगर ये बॉन्ड परचेस किया तो वो यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा, वो नॉन ट्रेड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए नहीं खरीदा है, वो जस्ट अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए एज अ प्री रिक्विजिट वो लोग को बॉन्ड परचेस करना पड़ा। समझ में आया एवरीवन? सर वो परचेस का बेचने के लिए खरीदना पड़ेगा बॉन्ड? हाँ, अगर तुम लोग का टेंडर पास हो रहा है, ठीक है, तो अगर तुम लोग को स्टील सप्लाई करना है तो कंपलसरी पहले बॉन्ड परचेस करो, उसका रिसिप्ट बताओ कि उन्हें बॉन्ड खरीद लिया आपका। ठीक है, वो एग्जिट नहीं रहता उसमें, यानी कि वो लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल 5 साल, तो लोग उसको बेच नहीं सकते। तो वो उसका रिसिप्ट बताया तभी वो लोग तुम लोग को टेंडर एक्सेप्ट करेगा, तब तक वो टेंडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को फाइनेंस मिला ना। बॉन्ड अगर बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर उस पर 8% इंटरेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दे रहा है, ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन है ना, जैसे अगर सपोज मेरे पास पैसा है, मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं बोलूंगा बैंक एफडी बना सकता हूँ, कोई कंपनी का डिबेंचर खरीद सकता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकता हूँ। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही क्यों जाऊं मैं? और भी ऑप्शन है ना मेरे पास इंटरेस्ट कमाने का। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अगर फाइनेंस चाहिए तो लोग कंपलसरी फाइनेंस ये से क्रिएट करवाते हैं। और ये लोग जो खरीदते हैं ना ऑर्डिनेंस वाले, वो बल्क में खरीदते हैं स्टील वगैरह, तो बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। तो अगर उसके सामने थोड़ा बॉन्ड खरीदना पड़ा
तो कंपनीज माइंड नहीं करेगी, और ये रिकरिंग बिजनेस है। टाटा स्टील का एक बार टेंडर पास हुआ ना, तो रिकरिंग बहुत बार उसका टेंडर आगे पास होते ही रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू मिलेगा। तो अगर बॉन्ड खरीदना पड़ा तो वो माइंड नहीं करेगा। तो जितना सेल्स प्रोसीड रहेगा उतना बॉन्ड खरीदना नहीं पड़ता है क्या? उतना नहीं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुद बोलते हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता है इतना फंड्स का हर किसी के पास रहता है। बरोबर। वो लोग खुद बताते हैं कि इतने इतने अमाउंट का बॉन्ड खरीदो ऐसे। अच्छा, तो एग्जाम्पल, शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी in the premises of office of the company. ठीक है, वैसे सेम वे तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स हुए। ठीक है, जनरली तो उनको ये एग्जांपल्स सब में दिया नहीं रहता, तो उनको सिंपल बोला कि इन्वेस्टमेंट इज आइदर ट्रेड और नॉन ट्रेड, ये ऐसा कुछ बोला नहीं रहता। लेकिन तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में पता रहना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट any investment other than trade or नॉन ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के अलावा जो बाकी बच गए वो सभी नॉन ट्रेड आएगा। ट्रेड के एग्जांपल उंगलियों पे गिन सकते हो, बहुत ही लिमिटेड है। तो ट्रेड के अलावा जो बच गए वो सभी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है। जहाँ पे तुमने का कुछ एक्स्ट्रा कैश बैलेंस अवेलेबल था, तुमने उसको ऐसे ही रखने के जगह पे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, ठीक है, जो इनकम मिला वो सब यहाँ पे नॉन ट्रेड में काउंट होगा। ठीक है, तो ट्रेड के अलावा बाकी का हर नॉन ट्रेड है। अभी हम लोग को सब में कैसे समझेगा कि जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड? तुम्हें गाइडलाइंस बताता हूँ। पहला, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट will be mentioned in the sum. सम को बताएगा कि इन्वेस्टमेंट का टाइप क्या है, ट्रेड या नॉन ट्रेड है। ठीक है, सेकंड, इफ सम इज साइलेंट, यानी कि सम डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो केस में assume investment to be non trade only, उसको नॉन ट्रेड ही गिनना है, ट्रेड नहीं गिनना है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, बोला नहीं कि ट्रेड या नॉन ट्रेड, क्या गिनोगे? तो नॉन ट्रेड ही गिनने का। ट्रेड रहेगा तो सम बताएगा, अगर नहीं बताया तो नॉन ट्रेड गिनना है। तो पहला तुम लोग को सम चेक करने का टाइप दिया है क्या, अगर बोल दिया तुम अपना माइंड अप्लाई मत करो। अगर पूरा सम रेडी किया, कहीं पे लिखा नहीं कि ट्रेड या नॉन ट्रेड, तो क्या गिनोगे? तो नॉन ट्रेड ही गिनना है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट, there are two effects of non-trade investment. दो इफेक्ट है। पहला, exclude non-trade investment from capital employed.
ये पहला। दूसरा, एक्सक्लूड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड फ्रॉम एफएमपी। एफएमपी में देखो मैंने वो पॉइंट लिखा था कि नॉन ट्रेड का जो इनकम रहेगा वो दोनों को नहीं लेना है। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ट्रेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो दोनों को यहाँ पे पीएनएल से निकालना है। निकालना है यानी कि एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो इनकम अगर पीएनएल में है वो निकाल दो, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड मत करो, ठीक है। तो एक्सक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड में वो रखना नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि उसका जो इनकम अगर पीएनएल अकाउंट में दिया है तो वो पीएनएल से उसका इनकम को रिमूव करना है। पता चला एवरीवन? Yes. ओके, अभी नेक्स्ट नोट नंबर 2। आवाज नहीं आ रहा था सर साथ में ही लिखना है क्या? लिखा नहीं है तो मैंने। अच्छा ठीक है, मैं बाद में टाइम देता हूँ। हाँ ओके चलो, अभी नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुडविल ऑफ द बैलेंस शीट इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट मैं बता रहता हूँ कि जनरल रूल ये है कि दोनों को बैलेंस शीट का जो गुडविल रहेगा is not to be included in capital employed, ठीक है। स्पेसिफिक रूल ये है if information is given that balance sheet goodwill is purchased goodwill in the past, such goodwill will be included in capital employed, ठीक है। अगर वो गुडविल बैलेंस शीट में है, कुछ सम बता नहीं रहा है, सम साइलेंट है, तो जनरल रूल ये फॉलो करना है कि वो गुडविल को कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेगा। लेकिन अगर सम तुमने रेड किया, बैलेंस शीट दिया था, वहाँ पे गुडविल था, नीचे एडजस्टमेंट रेड किया, वहाँ पे लिखा है कि दिस गुडविल वाज परचेज्ड 2 years बैक, 3 years बैक, 4 years बैक, ठीक है। तो ऐसे केस पे अगर गुडविल परचेज्ड है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, ठीक है, ये तुम लोग को बोलता है कि तुम लोग को ये गुडविल को बैलेंस शीट में रखना पड़ेगा, अलाउड है। तो इसीलिए अगर गुडविल परचेज रहेगा सो दैट इज कंसिडर्ड इज अ नॉर्मल ट्रेडिंग असेट, वो तुम लोग यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में वन ऑफ द असेट के लिस्ट में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो जनरल रूल के हिसाब से सम इज साइलेंट तो तुम लोग को वो गुडविल को यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन अगर बोला कि गुडविल इज परचेज तो तुम लोग उसको इंक्लूड करोगे, ठीक है। अभी if goodwill is purchased,
ये एक पॉइंट है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मैं सिचुएशन बताता हूँ। सपोज तुम लोग को बैलेंस शीट में एक गुडविल दिया हुआ है, सम साइलेंट है, कुछ बोला नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लोगे या नहीं लोगे? नहीं लेंगे। नहीं लोगे, बराबर, सिंपल रूल। तुम लोग को बोला है कि गुडविल बैलेंस शीट में है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन बोला है कि गुडविल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000। तो 10,000 का गुडविल राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ यानी क्या, कि उसको तुमने पीएल में डेबिट किया रहेगा। यस, ये बराबर। अगर पीएल में डेबिट हुआ, अगर गुडविल नॉन ट्रेड है, हम लोग उसको नहीं ले रहे, ठीक है, तो उसको जो राइट ऑफ किया वो भी नॉन ट्रेड ही रहेगा, वो भी पीएल में लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको एफएमपी के वर्किंग में हम लोग उसको निकाल देंगे। एक्सपेंसेस निकाला तो प्रॉफिट ऐड होगा, यानी कि एफएमपी के वर्किंग में वो ऐड होगा। समझा सभी को? सर एक बार वापस एक बार रिपीट करता हूँ। बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, सम साइलेंट है, कुछ लिखा नहीं है कि गुडविल का नेचर क्या है, परचेज है या फिर जनरल है, ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि गुडविल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 10,000, पीएनएल में अकाउंट में 10,000 का गुडविल राइट ऑफ हुआ है। तो अगर गुडविल इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो तुम लोग उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो गुडविल रिटर्न ऑफ है वो नॉन ट्रेड गिना जाता है, ठीक है। उसको लोग एफएमपी के वर्किंग में नॉन ट्रेड एक्सपेंस है, तो लोग उसको रिमूव करेंगे। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, हम लोग एफएमपी के वर्किंग में ऐड करेंगे। क्लियर है एवरीवन? यस सर। श्योर, सभी को ये समझा? यस सर। ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर सपोज तुमने बैलेंस शीट देखा, वहां पे लिखा था गुडविल, नीचे एडजस्टमेंट रेड किया, वहां पे लिखा था कि गुडविल वाज परचेज 2 years बैक एंड 10,000 इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। हर साल 10,000 रुपया राइट ऑफ हुआ। तो अगर गुडविल परचेज गुडविल है तो तुम कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करोगे क्या? यस यस सर। यस, इंक्लूड करोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर इंक्लूड किया तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो ट्रेड असेट है, यस और नो, ठीक है, वो ट्रेड असेट है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मशीनरी है, तो वो ट्रेड असेट है, मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में लिख रहा हूँ, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी ट्रेड एक्सपेंस हुआ ना। अगर असेट ट्रेड है तो उसका एक्सपेंस भी ट्रेड ही हुआ ना, करेक्ट। ठीक है। तो मैं डेप्रिसिएशन को एफएमपी में रिमूव नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने एफएमपी का वर्किंग जो लिखा, कहीं पे भी नहीं लिखा कि डेप्रिसिएशन को निकालो। ये वाला जो पॉइंट है वो रीवैल्यूएशन है, उसको छोड़ दो। बाकी मैंने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कहीं पे भी निकाला नहीं है। मैंने एबनॉर्मल आइटम निकाला, नॉन रिकरिंग आइटम निकाला, लेकिन डेप्रिसिएशन ना एबनॉर्मल है ना नॉन रिकरिंग है, वो रिकरिंग ट्रेड एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अगर मशीनरी ऑपरेटिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग है। तो सेम वे अगर गुडविल ऑपरेटिंग है, परचेज गुडविल अगर ऑपरेटिंग है, तो उसका राइट ऑफ वो भी ऑपरेटिंग होना चाहिए ना। पॉइंट समझ में आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके। अभी इंस्टीट्यूट यहाँ पे गेम खेलता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अगर गुडविल, वो बोला कि परचेज गुडविल है, तो बोलते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करो, यानी कि वो बन जाएगा ट्रेड असेट। लेकिन अगर गुडविल राइट ऑफ किया रहेगा तो उसको ऑलवेज, चाहे वो परचेज गुडविल है या फिर वो जनरल गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ को वो लोग नॉन ऑपरेटिंग करके ही ट्रीट करते हैं। वो दोनों को एफएमपी से निकाल देना है। तो लोग उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके, एबनॉर्मल एक्सपेंस करके उसको बैलेंस पीएनएल से निकाल दोगे, यानी कि तुम लोग ऐड कर दोगे। लॉजिकल नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट हर समय यही करता है, ठीक है। तो गुडविल, वापस एक बार, अगर जनरल गुडविल है, कुछ एडजस्टमेंट बोला नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लोगे क्या? नहीं। एफएमपी में ऐड करना पड़ेगा क्या? यस यस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर गुडविल बोला परचेज गुडविल है, तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में लोगे क्या? यस गुडविल राइट ऑफ उसका एफएमपी में ऐड करोगे क्या? यस। एफएमपी में ऑलवेज गुडविल राइट ऑफ को ऐड करना ही है, चाहे वो गुडविल परचेज है या जनरल है। कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड है। अगर परचेज रहेगा तो इंक्लूड करो, परचेज नहीं रहेगा तो इंक्लूड मत करो। समझ में आया? इलॉजिकल है परचेज गुडविल के लिए कि अगर परचेज गुडविल रहेगा तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट यही सिस्टम फॉलो करता है। तो हम लोग को भी याद रखना है कि गुडविल राइट ऑफ वो ऑलवेज एबनॉर्मल आइटम रहेगा, चाहे वो परचेज गुडविल है या जनरल गुडविल है, उसको दोनों को ऐड करना ही है हर समय। समझ में आया सभी को? यस यस ओके, तो मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसको। फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, जनरल रूल ये है कि अगर बैलेंस शीट गुडविल रहेगा तो इंक्लूड मत करो। स्पेसिफिक रूल ये है कि अगर वो परचेज गुडविल रहेगा तो उसको इंक्लूड करो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एफएमपी, गुडविल परचेज या जनरल है, इन बोथ द केसेस गुडविल रिटर्न ऑफ विल बी रिमूव्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। यानी कि रिमूव्ड के जगह पे मैं प्रॉपर वर्ड डाल देता हूँ, विल बी एडेड इन एफएमपी। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. ओके, ये हो गया सेकंड नोट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने कवर किया, गुडविल कवर किया। लॉसेस के लिए कोई लॉजिक ही नहीं है, तुम लोग को उसको ऑलवेज ऐड करना ही है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स। ओके, तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट अभी अपना कॉमन है बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एफएमपी। ठीक है, वो पॉइंट आता है रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, revaluation of current assets and current liabilities। ये पॉइंट कॉमन है बिटवीन एफएमपी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए अपन यहाँ पे बस करते हैं।